नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा, जिसमें क्या करेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे जब डायपोल तुम्हारा यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ रहेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड जानता है तुम लोग किससे दिखाते हैं हम लोग? पैरेलल इक्वी स्पेस्ड स्ट्रेट लाइन से बच्चा, जो कि दिखाया हुआ है यूनिफॉर्म फील्ड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? अच्छा, डायपोल जो है, अब ध्यान देखना कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा, ठीक है। अच्छा ध्यान देना एक चीज कि यूनिफॉर्म फील्ड जो हम बताएं इक्विपोटेंशियल सरफेस, तुम्हारा इक्विपोटेंशियल सरफेस जो पोटेंशियल होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है यूनिफॉर्म फील्ड के लिए, वो प्लेन होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, उसमें एक चीज याद रखना, उसका जो चार्ज होता है वो कहां लोकेटेड होगा? इंफिनिटी पर होगा बच्चा। इंफिनिटी से जो फील्ड आता है बच्चा, फील्ड लाइंस आएगा, वो पैरेलल होते हैं आपस में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर ध्यान देना है कि ये यूनिफॉर्म फील्ड है, और यूनिफॉर्म फील्ड को हम लोग पैरेलल इक्वी स्पेस्ड स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं बच्चा, जो कि इधर दिखाया हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान देना कि चार्ज जब भी किसी फील्ड में रखेंगे तो कोई भी चार्ज का फील्ड होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रहा है? जब फील्ड बनेगा तो कोई अनदर चार्ज प्लेस्ड होगा, सोर्स चार्ज, तभी फील्ड बनेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? अब दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो उसका फील्ड के अगेंस्ट हम वर्क डन करेंगे, और वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कॉन्फिगरेशन यानी सिस्टम में स्टोर हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात तो समझ में आ रहा है। तो डायपोल यानी कुछ नहीं है, ये भी दो चार्ज का कलेक्शन है बच्चा। बात समझ में? सिस्टम है दो चार्ज का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का। बात समझ में आ रहा है ना? तो जब इस डायपोल को इस फील्ड में रखेंगे हम लोग, तो इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा बच्चा। करना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि ये किसी और चार्ज का फील्ड है, इसके अगेंस्ट हमको वर्क डन करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि डायपोल अगर फील्ड में रखा जाए, डायपोल को फील्ड में रख दे, तो इसमें भी क्या होगा? इसकी कॉन्फ़िगरेशन यानी डायपोल का जो कॉन्फ़िगरेशन है, यानी सिस्टम ऑफ टू चार्जेस का जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा बच्चा। इसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा। और वही जो एनर्जी है, एनर्जी का जो वैल्यू है डायपोल में, जो इस कॉन्फ़िगरेशन में जो सिस्टम ऑफ टू चार्जेस है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इस सिस्टम में तुम्हारा क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा जो एनर्जी, उसी को हमको क्या करना है? कैलकुलेट करना है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? अब पहले से तुमको मालूम है कि डायपोल रखा हुआ है, डायपोल होगा, इसका डायपोल मोमेंट होगा विच विल पॉइंट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? इतना बात समझ में आ रहा है? अच्छा, यहां पर ध्यान देना कि तुम्हारा क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला फील्ड जो होगा, इस पर फोर्स किधर लगाएगा? इधर धकेलना चाहेगा इसको बच्चा, तो फोर्स किधर लगेगा? ये पॉजिटिव चार्ज पर ऐसे लगेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? और नेगेटिव चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज को ये खींचना चाहेगा। मतलब देखो, अगर मान लो फील्ड लाइन निकल रहा है तो कहां से निकलता है? पॉजिटिव पर से निकलता है, और टर्मिनेट कहां होता है? नेगेटिव पर। इधर तुम्हारा ये वाला चार्ज इधर खिंचाएगा नेगेटिव तरफ, और ये वाला चार्ज इधर खिंचाएगा बच्चा। और जब ऐसे रखा हुआ है, ऐसे खींचेंगे तो रोटेशनल चीज होगा, रोटेशन होगा कि नहीं होगा? और जब भी रोटेशन होता है तो टॉर्क लगता है बच्चा, तुमको याद है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और टॉर्क तुमको बताए थे कि एक्सियल वेक्टर होता है बच्चा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट याद करो 11th क्लास, उसमें भी बताए थे, रोटेशनल डायनेमिक्स में था कि टॉर्क जो होता है वो एक्सियल वेक्टर होता है, और तुम्हारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होता है वो भी तुम्हारा कैसा होता है? एक्सियल वेक्टर होता है बच्चा। होता है कि नहीं होता? तो यहां से तुम्हारा किधर घूमेगा? ये ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा? ये ऐसे घूमेगा ना? अरे क्लॉकवाइज घूमेगा कि नहीं? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है कि नहीं? देखो फोर्स इधर लग रहा है, ये है ना, फोर्स ऐसे लग रहा है और इधर खींच रहे हैं, तो ऐसे ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा? तो यानी ये क्या घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है बच्चा। घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? और टॉर्क किधर लगेगा? थंब के डायरेक्शन में। थंब तुम्हारा इधर पॉइंट कर रहा है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो टॉर्क उधर लगेगा। बुझलिस कि ना बुझलिस? इतना बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? कोई दिक्कत है? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तो टॉर्क का कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चा, और यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? बोलो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता? होता है। F डॉट dx होता है। अब यहां पर ध्यान देना है तुमको क्या कि यहां पर तुम्हारा क्या लग रहा है? टॉर्क लग रहा है। फोर्स की जगह पर क्या लग रहा है? टॉर्क लग रहा है। और डिस्प्लेसमेंट की जगह पर कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। यहां पर देखो, ये पहले इतना एंगल था, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी थीटा बदलते जा रहा है बच्चा। तो यहां पर वर्क डन जो होगा ये रोटेशनल वर्क डन होगा। वहां पर क्या हो रहा था? डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वाला डिस्प्लेसमेंट हो रहा था बच्चा। यहां पर क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहां पर क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। ये जो रोटेशनल वर्क होगा वो टॉर्क होगा, और डी थीटा होगा बच्चा, ये जो तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है? ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? तो इसी का हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे अभी बच्चा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इसका थ्योरी लिख लेते हैं। बुझलिस कि ना बुझलिस? तो सबसे पहले लिखना है कंसीडर। ठीक है, लिखो कंसीडर
and consider an electric dipole placed in uniform field E, ठीक है। लेट डाइपोल मोमेंट P makes an angle theta with the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहां पर डायपोल नहीं है, डायपोल का अपना डायपोल मोमेंट होगा P बच्चा, ठीक है। और ये एंगल बना रहा है थीटा का एंगल, बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ठीक है। थीटा का एंगल बना रहा है किसके साथ, ये E है और ये डायपोल मोमेंट है, यानी डायपोल मोमेंट जो है और जो E के बीच का एंगल है वो कितना है, थीटा है बच्चा, ठीक है। विच इज रिटेन है, पहले इसको नोट डाउन कर लो, इसको मिटा के फिर तुम्हारा पूरा कैलकुलेशन करेंगे। देखो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है तुम्हारा कि हमको वर्क डन अगेंस्ट करना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट बच्चा, इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, वही पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। अब ध्यान दो कि यहां पर तुम्हारा किसके कारण तुम्हारा रोटेशनल इफेक्ट आ रहा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण बच्चा। ध्यान दो, यहां पर ध्यान देना है कि यहां पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसके कारण क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, मतलब तुम्हारा क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है बच्चा, रोटेट हो रहा है कि नहीं। एक काम किया जा रहा है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है। काम दो तरह का होगा, एक इधर इलेक्ट्रिकल फोर्स कर रहा है इस पर काम, ठीक है, ये फोर्स लगा रहा है जिसके कारण रोटेशनल इफेक्ट आ रहा है, जो टॉर्क लग रहा है बच्चा, ठीक है। ये किसके कारण है, इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण। और एक हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके अगेंस्ट वर्क डन करेंगे, तभी तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा तभी तो होगा। यानी एक टॉर्क तुम्हारा क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिकल वाला लगाएगा और एक टॉर्क किधर लगेगा, हम लोग जो लगाएंगे एक्सटर्नल टॉर्क लगाएंगे बच्चा, ठीक है। तो ये घूम रहा है इधर, हम लोग घुमाएंगे इसको इधर, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तब तुम्हारा क्या होगा, टॉर्क इधर घुमा रहा है इसको, हम लोग एक्सटर्नल टॉर्क लगा के अगेंस्ट वर्क डन करेंगे, तो अगेंस्ट वर्क डन इधर करेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पहला वाला एंगल कितना था, थीटा, अब इसको डी थीटा से घुमाएंगे तो वर्क डन कितना होगा, DW इज इक्वल टू टॉर्क वाला टाउ डॉट डी थीटा होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे फोर्स लेते थे, अरे मान लो वर्क डन जो लीनियर वाला होता था उसमें फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता था ना, F डॉट dx, उसी तरह यहां पर क्या होगा, टाउ डॉट डी थीटा होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस। क्योंकि रोटेशनल वाला में हम लोग क्या लेंगे, तुम्हारा वर्क डन, जब रोटेशनल बात करेंगे तो टॉर्क लेंगे और डिस्प्लेसमेंट जो लीनियर वाला ले रहे थे वो एंगुलर वाला लेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस, कोई दिक्कत है बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं लेट, अच्छा यहां पर पहले लिख देते हैं टॉर्क ऑन डाइपोल, T इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू क्या होता था, P ई साइन थीटा होता था, ये वाला बताया थे P क्रॉस ई, ठीक है। तो ये टॉर्क होता था तुम्हारा जो इलेक्ट्रिकल फोर्स तुम्हारा लगाता था जब डाइपोल रखा जाता था इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चा, ठीक है। यही वाला अगर मान लो एक्सटर्नल टॉर्क का बात करें, अच्छा ध्यान दो कि यहां पर ये जो तुम्हारा P ई साइन थीटा है, ये जितना तुम्हारा टॉर्क इस पर लग रहा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा रहा है, लगभग इसके बराबर या उससे हल्का ज्यादा हमको लगाना पड़ेगा तभी घूमेगा बच्चा। इस पर टॉर्क कितना लग रहा है, P ई साइन थीटा लग रहा है बच्चा। बात समझो, यहां पर टॉर्क जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, P ई साइन थीटा टॉर्क लग रहा है, और कौन लगा रहा है, तुम्हारा इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा रहा है इस पर बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस, इतना बात समझ में आ रहा है। अच्छा अब हमको अगर मान लो इसको इधर घुमाना, ये इसको इधर घुमाना, हमको इधर घुमाना है, अगर एक्सटर्नल टॉर्क लगाना है, मतलब इधर घुमाना, ये इधर घूम रहा था क्लॉकवाइज और हमको घुमाना किधर है, एंटी क्लॉकवाइज, तो कम से कम इतना टॉर्क लगाना होगा या इससे हल्का ज्यादा लगाना होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। तो एक्सटर्नल टॉर्क भी जो होगा वो P ई साइन थीटा यानी लगभग इतना के बराबर या उससे थोड़ा सा ज्यादा लगाएंगे तो घूमेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है, यानी लगभग इतना बराबर अगर लगाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा, ये वाला तुम्हारा जो इधर घूम रहा था अब इधर घूमेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है,
ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? बोलो कोई दिक्कत? बाय यहां पर फील्ड लिख देते, बाय फील्ड, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। एक्सटर्नल टॉर्क, अब एक्सटर्नल टॉर्क, ठीक है, टॉर्क, अच्छा इसको टाउ ई कर दे, एक्सटर्नल टॉर्क, टॉर्क विल बी कितना, टाउ एक्सटर्नल विल बी तुम्हारा कितना, सिमिलर होगा बच्चा, पी साइन थीटा, लगभग बराबर ये होगा, हल्का सा ज्यादा हमको करना होगा, बराबर नहीं लेकिन हल्का सा बराबर करेंगे तो लगभग दोनों बराबर ही होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? इतना बात समझ में आ रहा है? नाउ यहां पर नाउ एक्सटर्नल वर्क डन in displacing the dipole through small angle d theta, स्मॉल एंगल कितना, d थीटा से हम क्या करेंगे, देखो यहां पर ये d थीटा से क्या करेंगे, इसको डिस्प्लेस कराएंगे बच्चा। तो इसमें जो वर्क डन होगा इन डिस्प्लेसिंग द डाइपोल थ्रू अ स्मॉल एंगल d थीटा, और इसमें कौन सा टॉर्क लगेगा, एक्सटर्नल टॉर्क लगेगा बच्चा। तो यहां पर लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे dw और ये लिखेंगे क्या, टॉर्क एक्सटर्नल डॉट d थीटा होगा बच्चा, ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहां पर एक चीज ध्यान देना है, इसी को हम लोग लिख सकते हैं, देखो तो यहां पर ये वाला वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा बच्चा, ये वाला तुम्हारा हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो तो एक्सटर्नल d थीटा और cos थीटा हमको लिखना होगा बच्चा, ठीक। अच्छा cos थीटा यहां पर देखो ध्यान से, जब करेंगे यहां पर देखना, ये टॉर्क तुम्हारा किधर लग रहा था, टॉर्क इधर घुमा रहा था इसको बच्चा, लेकिन इसका डायरेक्शन देखो तो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, अंदर पॉइंट कर रहा है बच्चा, ठीक है, अंदर पॉइंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे जब ऐसे घूम रहा है तो ऐसे अंदर पॉइंट कर रहा है बच्चा, ठीक है। अच्छा ध्यान देना कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में थीटा भी इधर ही चेंज कर रहा है बच्चा, थीटा इधर ही चेंज कर रहा है, तो इसका भी डायरेक्शन एक्सियल वेक्टर ही होता है तुम्हारा क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और टॉर्क भी एक्सियल वेक्टर होता है बच्चा, यानी थंब के अलोंग दोनों पॉइंट करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे टॉर्क इधर लगेगा थंब के अलोंग बच्चा, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, इधर ही हो रहा है बच्चा, तो थंब के अलोंग ही लगेगा बच्चा, तो यानी टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ही एक ही तरफ है, यानी थीटा कितना होगा बताओ, यहां पर टॉर्क और डी थीटा दोनों के बीच का तो एंगल है थीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, समझ में आ रहा है? अरे टॉर्क और ये डी थीटा के बीच का एंगल ही तो थीटा है, बात समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर वर्क डन वाला में, तो तुम्हारा इसके बीच का एंगल कितना होगा, दोनों का डायरेक्शन तुम्हारा एक्सियल वेक्टर है, तो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग है बच्चा, तो 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा, जिस डायरेक्शन में जा रहा है इधर ही तो दोनों जा रहा है, अरे टॉर्क भी इधर ही जा रहा है और तुम्हारा क्या बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी तो इधर ही जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो दोनों का एक ही डायरेक्शन जब है तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा ना बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस? हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इधर घुमा रहे हैं डायपोल को, किधर घुमा रहे हैं, इधर घुमा रहे बच्चा। जब इधर घुमाएंगे तो तुम्हारा एंगल किधर चेंज हो रहा है, इधर चेंज हो रहा है बच्चा, एंगल किधर चेंज हो रहा है, ऐसे चेंज हो रहा है, तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, बाहर पॉइंट कर रहा है कि नहीं, और टॉर्क भी किधर लगेगा, इधर ही लगेगा कि नहीं लगेगा, थीटा भी इधर ही चेंज हो रहा है और थंब और तुम्हारा टॉर्क भी इधर ही बच्चा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है। जब हम लोग तुम्हारा वर्कडन कर रहे हैं, एक्सटर्नल टॉर्क लगा रहे हैं, तो इधर ही हो रहा है, तो तुम्हारा थंब इधर बाहर पॉइंट कर रहा है और तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी जो होगा वो भी इधर ही पॉइंट करेगा, क्योंकि एक्सियल वेक्टर है बच्चा, जब रोटेशन होगा तो अलोंग द एक्सिस होगा, तो ये वाला इधर ही तुम्हारा क्या होगा, इसका पॉइंट करेगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन और एक्सटर्नल टॉर्क का भी डायरेक्शन किधर ही होगा, इधर ही होगा बच्चा, यानी 0 डिग्री होगा, cos 0 डिग्री, थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा बच्चा, और cos 0 क्या हो जाएगा, ठीक है, बट थीटा इज 0 डिग्री हियर बच्चा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर dw इज इक्वल टू कितना, बोलो, टॉर्क एक्सटर्नल डी थीटा बच्चा, कोई दिक्कत बता, वो 1 हो जाएगा, यहां पर क्या होगा, 1 होगा बच्चा, ठीक है। ये लिख लो तुम्हारा dw कितना, टॉर्क एक्सटर्नल डी थीटा, ठीक है। चलो इतना नोट डाउन करो पहले। अब सपोज करो कि डायपोल को हम लोग क्या डी थीटा एंगल से घुमाते हैं और उसके लिए वर्कडन कितना करना पड़ रहा था, डब्ल्यू बच्चा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसी को हम लोग थीटा 1 एंगल मान ले, थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक घुमाते हैं तो कितना वर्कडन करना पड़ेगा, वही चीज निकालते हैं। नाउ वर्कडन इन
टर्निंग द डायपोल फ्रॉम θ1 टू θ2। अब यहां पर देखो, यहां पर फोर्स कैसा लग रहा है, वेरिएबल होगा बच्चा, ठीक है। यहां पर देखना जो टॉर्क होगा, यहां पर याद करो तुम्हारा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का जब एक्सप्रेशन लिखाए थे, ठीक है। विद द डिस्टेंस तुम्हारा फोर्स क्या होता था, वेरी होता था बच्चा, जैसे तीर धनुष वाला बताए थे। धीरे धीरे तुम्हारा क्या है कि फोर्स का वैल्यू तुम्हारा क्या होता है, चेंज होते जाता है विद द डिस्टेंस। उस केस में जब वर्क डन हम लोग निकालते थे, जब कांस्टेंट वर्क डन होता था, जब वर्क डन कांस्टेंट होता था तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट लिखते थे कि नहीं लिखते थे। यही वाला तुम्हारा क्या होता है, अगर मान लो वेरिएबल फोर्स होता है तो इसी को क्या करते थे, वर्क डन कर देते थे और ये एफ डॉट ds लिखते थे बच्चों। याद है कि नहीं याद है, बुझलिस कि ना बुझलिस, पता नहीं, भूल गया होगा, ठीक है। लेकिन वेरिएबल फोर्स के लिए जो वर्क डन होता है वो तुम्हारा ये होता है बच्चा, ठीक है। तो उसी तरह तुम्हारा यहां पर तो तुम्हारा रोटेशनल वर्क डन कर ले बच्चा, रोटेशनल वर्क डन में तुम्हारा रोटेशनल फोर्स लगेगा, यानी टॉर्क लगेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और यहां पर टॉर्क क्या होगा, वेरिएबल होगा बच्चा, ठीक है, कांस्टेंट नहीं होगा। इसीलिए क्या करेंगे, हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बच्चा। तो यहां पर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग बच्चा। तो टोटल वर्क डन इन टर्निंग द डायपोल फ्रॉम एंगल कितना, θ1 से θ2 कितना होगा, यहां पर लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू तुम्हारा क्या, θ1 से θ2 जाएगा और dw हो जाएगा बच्चा। और इसको बैठाएंगे तो तुम्हारा टॉर्क एक्सटर्नल हो जाएगा बच्चा और dθ होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और यहाँ θ1 से θ2, ठीक, कोई दिक्कत। अब यहां पर देखो, ये तीसरा इक्वेशन हम लोग देते। पहला इक्वेशन जो था वो तुम्हारा दे दे, पहला वाला इक्वेशन तुम्हारा PE sin θ था, ये वाला, ठीक है, ये पहला इक्वेशन था। ये क्या था, पहला इक्वेशन, ठीक है। अब पहला और तीसरा इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, टॉर्क एक्सटर्नल का वैल्यू यहां पर बैठाएंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस। तो यहां पर बैठाते हैं इसको मिटा दिया जाए यहां पर, ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 यहां पर बैठाएंगे तुम्हारा। तो वर्क डन विल भी कितना, यहां पर θ1 से θ2 और टॉर्क एक्सटर्नल का वैल्यू कितना, PE sin θ बच्चा, dθ। अब यहां पर देखिए, यहां पर डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये दोनों कांस्टेंट है बच्चा, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और डायपोल मोमेंट में Q इंटू 2L जो होगा तुम्हारा कांस्टेंट होगा बच्चा। तो ये दोनों क्या हो गया तुम्हारा, कांस्टेंट हो गया बच्चा। तो ये बाहर आ जाएगा, तो चेंज क्या होगा सर, साइन थीटा यहां पर लिए, इंटीग्रेशन इसका करेंगे। अब इंटीग्रेशन पता नहीं है तुम लोग को, ये पढ़ाए 11th में भी इंटीग्रेशन पढ़ाए थे कुछ ना कुछ बच्चा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। तो यहां पर PE बाहर आ जाएगा बच्चा। तो PE जब बाहर आएगा और साइन थीटा का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होता है, θ1 से θ2 जाएगा। साइन थीटा का क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है, इधर लिख देते बच्चा, ठीक है। तो वर्क डन विल भी तुम्हारा क्या, PE, ध्यान से देखिए। और इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा PE, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। और ये कहां से कहां जाएगा, θ1 से θ2 बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो कोई दिक्कत यहां तक, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखो तो यहाँ पर वर्क डन माइनस PE, माइनस बाहर निकाल दे रहे बच्चा। और यहां पर बैठाएंगे तुम्हारा अपर लिमिट cos θ2 पहले बैठाएंगे, उसके बाद क्या बैठाएंगे cos θ1 बैठाएंगे। देखो यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहां पर देखो, यहां पर PE हो गया और ये कितना है, माइनस cos θ, माइनस बाहर ले लिए बच्चा और cos θ यहां पर। तो पहले अपर लिमिट बैठाएंगे फिर लोअर लिमिट बैठाएंगे, cos θ2 माइनस cos θ1। कोई दिक्कत है बताओ, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझा रहा है, बोलो। अब यहां पर एक चीज देखो, यहां पर क्या करते हैं, ध्यान से देखना। यहां वर्क डन हो गया, इसी को लिख सकते हैं माइनस PE cos θ2 बच्चा, ध्यान दो। और इसी को फिर माइनस यहां पर लिख सकते हैं PE cos θ1 बच्चा। कोई दिक्कत होगा बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो कोई दिक्कत है। यहां पर देखो तो ये माइनस, ये θ2 है बच्चा और ये θ1, माइनस घुसा दे रहे हैं, माइनस PE cos θ2 हो जाएगा। और माइनस ये माइनस प्लस नहीं कर रहे हैं, माइनस लिख दे रहे हैं और ये माइनस इसके साथ गुना होगा बाद में, ठीक है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। तो माइनस PE cos θ1 होगा कि नहीं होगा, बताओ। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझा रहा है, बोलो कोई दिक्कत है। इसको नोट डाउन करो। देखो एक चीज तुमको बताए थे ना बच्चा कि वर्क डन जो होता है वो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, बताए थे, याद है कि नहीं याद है। वर्क डन U2 माइनस U1 होता है, हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते। अरे यहाँ पर वाला बताए थे तुम्हारा कि मान लो यहाँ पर इसमें बताया था U2 माइनस U1 वाला तो दबे किए थे।
तो ये जान रहा है कि तुम लोग वर्क डन जो होता है वो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस होता है उसके बराबर होता है। तो यहां पर लिख सकते हैं एज W इज इक्वल टू U2 माइनस U1। तो यहां पर लिख सकते हैं W इज इक्वल टू U2 माइनस U1 इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा 2 माइनस PE cos थीटा 1 लिख सकते हैं। बताओ कोई दिक्कत है? बताओ यहां पर, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। देखो तो यहां पर ध्यान दो, U2 के जगह पर ये वाला चीज हो जाएगा माइनस U1 के जगह पर ये वाला चीज होगा कि नहीं, दोनों को अगर कंपेयर करते हैं दोनों साइड, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो यहां लिख सकते हैं U2 इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा 2। मतलब जब थीटा 2 जाएगा तो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी कितना है स्टोर्ड होगा, U2 हो जाएगा बच्चा, ठीक है। और पहले थीटा 1 था तो क्या हो जाएगा, U1 इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा 1 होगा कि नहीं होगा? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, इसको चौथा इक्वेशन और इसको पांचवा इक्वेशन दे दिया जाए। अच्छा, इन जनरल हम लोग लिख सकते हैं, इन जनरल लिख सकते हैं क्या कि U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बोलो, समझ में आ रहा है? ये थीटा 1 एंगल के लिए था U1, थीटा 2 एंगल के लिए कितना था Q2 था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी तरह जनरली अगर ले ले, ठीक है, कोई भी एंगल थीटा के लिए, तो तुम्हारा U हो जाएगा माइनस PE cos थीटा होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझ ली इसकी ना बुझ ली, कोई दिक्कत? तो यहां पर लिख लो ये छठा, यानी यही वाला पोटेंशियल एनर्जी जो होगा कोई भी एंगल थीटा पर अगर मान लो है, कोई भी एंगल थीटा पर है, तो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर्ड होगा, U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा बच्चा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसका स्पेशल केस हम लोग देखेंगे, ठीक है। स्पेशल केसेस में इसका देखते बच्चा कि अगर थीटा तुम्हारा क्या है 0 डिग्री है बच्चा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब देखो ध्यान से सपोज करो कि ये वाला तुम्हारा डायपोल है, ठीक। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था, ये डायपोल है, थीटा 0 डिग्री हो जा रहा है। तो जब थीटा 0 डिग्री होगा तो तुम लोग जानता है कि जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है उसका वैल्यू कितना होता है, U थीटा इज इक्वल टू, U लिखाए थे या फिर U थीटा भी लिखाए थे, दोनों में से जो भी है वो लिख लेना है, माइनस PE cos थीटा था, यही ना था, माइनस cos थीटा, PE cos माइनस माइनस PE cos थीटा, ठीक है। अच्छा, यहां पर ध्यान देना कि अगर थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो तुम्हारा देखना U थीटा कितना हो जाएगा बच्चा, U थीटा इज इक्वल टू माइनस PE हो जाएगा, ठीक, क्योंकि cos 0 जब बैठाएगा तो कितना होगा 1 होगा बच्चा, ठीक है। अच्छा 1 होगा, ये देखना ये तुम्हारा आया माइनस PE। अब यहां पर ध्यान देना, आगे वाला बताते हैं दूसरा, अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री अगर मान लो ये वाला डायपोल जो है, यहां पर फिगर भी बना सकता है तुम्हारा कि ये फील्ड रहा, ये फील्ड है, और बच्चा ये तुम्हारा डायपोल मोमेंट, ठीक है। यहां पर माइनस Q बैठा दिया जाए और ये प्लस Q हो गया, ठीक। थोड़ा सा बड़ा बना दिया जाए, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं सो दैट तुमको अच्छा से क्लियर दिखे। तो ये रहा फील्ड, ठीक, और यहां पर तुम्हारा क्या है, डायपोल रखा हुआ है, ये वाला तुम्हारा माइनस चार्ज हो गया, ये वाला तुम्हारा प्लस चार्ज बच्चा, ठीक है। अब देखना यहां पर तुम्हारा ये वाला क्या हो जाएगा, डायपोल हो जाएगा, ठीक, डायपोल का डायपोल मोमेंट, ठीक। अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बच्चा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायपोल मोमेंट है इसका, ठीक है। कोई दिक्कत? ये बात समझ में आ रहा है, ठीक। ये डायपोल मोमेंट है, इसी तरह तो होगा डायपोल मोमेंट थीटा क्या था, किसके किसके बीच का एंगल था, किसके किसके बीच का, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल था बच्चा, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट इधर पॉइंट कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही पॉइंट करेगा, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। और जब थीटा 0 डिग्री होगा तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रिकल डायपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा, माइनस PE हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यही वाला डायपोल को अगर मान लो तुम्हारा कैसे रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया बच्चा, ठीक है, और तुम्हारा डायपोल मोमेंट कैसा रखा हुआ है, देखो ये रहा तुम्हारा डायपोल, ठीक है, डायपोल ऐसा रहा, ठीक है। जब डायपोल ऐसा रहेगा तो ये माइनस Q हो गया
और ये प्लस, ठीक है। और ये डायपोल मोमेंट ऐसे पॉइंट करेगा बच्चा, ठीक है। जब ऐसा पॉइंट करेगा तो P तुम्हारा देख लो, P और E के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। और जब 90 डिग्री होगा तो cos 90 कितना होता है? 0 होता है बच्चा। तो U थीटा कितना हो जाएगा बताओ? 0 हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब थर्ड केस जब है तुम्हारा क्या कि डायपोल मोमेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा? एंटी पैरेलल हो जाएगा। थीटा जब तुम्हारा कितना है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री अगर होगा तो ये तुम्हारा डायग्राम कैसे बनेगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बच्चा, ठीक। और यहां पर ध्यान देना कि तुम्हारा ये वाला, ये इधर तुम्हारा ये वाला तुम्हारा नेगेटिव चार्ज था, इधर चल जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा बच्चा। और यहां से यहां तुम्हारा पॉइंट करेगा डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर देख लो, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर? इस साइड है बच्चा, ठीक है, इधर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर? इधर है बच्चा, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, कोई दिक्कत है? देखो डायपोल मोमेंट इसमें इस साइड था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी साइड था बच्चा। डायपोल मोमेंट 90 डिग्री था इलेक्ट्रिक फील्ड का। इधर डायपोल मोमेंट एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल मतलब 180 डिग्री। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डायपोल मोमेंट इधर है, दोनों के बीच एंगल कितना? 180 डिग्री का बच्चा। जब 180 डिग्री होगा तो यू थीटा कितना हो जाएगा? cos 180 का वैल्यू कितना? +1 बच्चा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जब +1 होगा तो यहां पर कितना हो जाएगा बताओ? -PE। और सॉरी, cos 180 का वैल्यू तुम्हारा कितना हो? -1 होता है। सॉरी बच्चे, cos 180 का वैल्यू -1। तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा बच्चा, +PE। अब यहां पर ध्यान देना तुम्हारा, ये तीनों वैल्यू को देखो ध्यान से, कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम है। देखो सबसे ज्यादा तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम, ये वाला मैक्सिमम वैल्यू होगा बच्चा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मैक्सिमम ये वाला, यहां लिख सकते हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू है बच्चा। पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू ये वाला हो गया बच्चा, ठीक। कोई दिक्कत? मतलब जब तुम्हारा डायपोल मोमेंट यानी डायपोल तुम्हारा उल्टा रखा हुआ है, जब डायपोल उल्टा रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो तुम्हारा डायपोल के पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। और जब जब किसी के पास तुम्हारा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है तो वो अनस्टेबल होता है। जब ज्यादा एनर्जी आ जाता है बच्चा तो वो क्या होता है? अनस्टेबल होता है, इधर उधर भागता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उसी तरह तुम्हारा क्या है कि ये डायपोल का तुम्हारा क्या है? ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आ जा रहा है इसमें, ठीक है। जब थीटा कितना है? 180 डिग्री, यानी डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कितना एंगल बने? 180 डिग्री का बच्चा। तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? मैक्सिमम होगा बच्चा। और जब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा तो वो अनस्टेबल होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। यही वाला क्वेश्चन तुम्हारा 1 नंबर में पूछा गया था, ठीक है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कब? जब थीटा कितना होगा? 180 डिग्री का होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चे। अब इसका ध्यान से देखना, जब तुम्हारा 90 डिग्री है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 0, ठीक है। और जब तुम्हारा क्या है? 0 है तब पोटेंशियल एनर्जी कितना है? -PE। तो कौन सा मिनिमम वैल्यू होगा बताओ? ये वाला होगा मिनिमम, ठीक है बच्चा। तो मिनिमम जब एनर्जी होता है तो कोई भी चीज स्टेबल हो जाता है। जिसके पास मिनिमम एनर्जी होता है बच्चा वो स्टेबल होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे जब एनर्जी कूद के पूरा खाना पीना खाता है उसके बाद दौड़ता है तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी कूद फान करता है, ठीक है। जब एनर्जी पूरा थक हार जाता है तो आके सो जाता है तो उसके पास, ठीक है, स्टेबल होता है, उस कंडीशन में स्टेबल हो जाता है। जब जिंदगी में हर चीज मिल जाता है, आध्यात्मिक शांति, अंदर से शांति मिल जाता है तो वो शांत हो जाता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? अंदरूनी शांति जो होता है, संत वाला शांति, ठीक है। शांति जब मिलता है तो वो स्टेबल हो जाता है बच्चा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं बच्चा। ये थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री संत वाला शांति है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये क्या कहलाएगा तुम्हारा? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि मिनिमम एनर्जी जब होता है तो स्टेबल कंडीशन में रहता है, ठीक है, पोजीशन, ठीक है। व्हेन थीटा कितना? 0 डिग्री बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, इतना नोट डाउन कर ले। देखो इसका एसआई यूनिट क्या होगा बच्चा? बताओ। सारा एनर्जी का तुम्हारा एसआई यूनिट क्या होता है? जूल। वर्क का भी जूल ही होता है। तो वर्क डन कर रहे हैं, एनर्जी स्टोर हो रहा है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? इसका जूल हो जाएगा बच्चा, ठीक है। अच्छा यहां पर बोलेगा तुम्हारा, यहां पर ध्यान देना कि फॉर्मूला इसका अगर लिखे तो U इज इक्वल टू क्या होगा? QV होता है, होगा।
यही तो पोटेंशियल एनर्जी होगा बच्चा। डायरेक्ट अगर सिंपल फॉर्म में लिखा जाए तो ये वाला जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगा U इज इक्वल टू क्या होगा, Q V होगा। ठीक है, Q क्या होता था, जो चार्ज को हम लोग उठा के लाते थे, बात समझ में आ रहा था, जिस पॉइंट पर लाते थे उस पॉइंट पर तुम्हारा V क्या होता था, पोटेंशियल होता था ड्यू टू अनदर चार्ज, सोर्स चार्ज जो लेते थे बच्चा, बात समझ में आ रहा है। तो Q इंटू V क्या हो गया तुम्हारा, एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बच्चा। ठीक, अब पूछ रहा है कि 1 जूल को डिफाइन करिए, डिफाइन 1 जूल। तो कैसे डिफाइन करेगा, देखो डिफाइन 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको डिफाइन करते हैं हम लोग। तो इसका देखो यहां पर कि 1 जूल क्या होगा, देखो यहां पर 1 जूल कब होगा, जब हम लोग 1 कूलम चार्ज लेंगे, ठीक है, और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे बच्चा, तब लिख सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जूल इज इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे U इज इक्वल टू क्यू भी, ठीक है, और U के जगह पर 1 जूल कब होगा, जब 1 कूलम हो गया और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, यानी 1 CV होगा बच्चा। मतलब देखो यहां पर इफ 1 जूल is defined as the energy required to move a charge of 1 कूलम, 1 कूलम का चार्ज लेंगे थ्रू required to move a charge of 1 coulomb through a potential difference of 1 volt. Potential difference of 1 volt. ठीक, कोई दिक्कत? तो 1 जूल इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव, मतलब एक चार्ज को मूव कराने में जितना एनर्जी, मतलब 1 कूलम का अगर चार्ज है और उसको 1 पोटेंशियल डिफरेंस से, मतलब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से अगर हम लोग क्या करते हैं, मूव कराते हैं, ठीक है, तो जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा वो कितना होगा, 1 जूल का होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये इसको नोट डाउन कर लो, ये वाला है तुम्हारा एसआई यूनिट। अब यहां पर एक चीज देखना, ध्यान से देखो कि एक तुम्हारा नॉन एसआई यूनिट होता है, लेकिन हमको जनरली इसको लेना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 जूल बच्चा। इतना होता है कि नहीं होता है? ठीक, अच्छा ये कितना होता है, ये क्या है, ये बेसिकली है तुम्हारा एनर्जी गेन्ड by an electron moving through a potential difference of 1 वोल्ट। ध्यान दो बच्चा, ये वाला एनर्जी जो है, जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जब तुम्हारा 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, तो जो एनर्जी गेन करता है वो एनर्जी कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 जूल, विच इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एसआई यूनिट नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, चार्ज वगैरह का जो तुम्हारा एनर्जी होता है, मतलब छोटा छोटा पार्टिकल्स का जो एनर्जी होता है, उसको मेजर किया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही। अब इसी में पूछेगा तुम्हारा मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, तो निकाल लेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा ना, खाली उतना वैल्यू बैठाते जाना है, होगा कि नहीं होगा? पहले इतना नोट डाउन करके बताते हैं। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चा कि एक इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा जो कि मूव करता है रेस से, ठीक है, यहां पर सपोज करो ए पॉइंट है, ठीक, ए पॉइंट से मूव करना चालू करता है बी पॉइंट, ठीक, यहां से मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब बोल रहा है टू अ पॉइंट एट विच पोटेंशियल इज 100 वोल्ट, यानी बी पॉइंट पर तुम्हारा पोटेंशियल कितना है, बोलो 100 वोल्ट वीबी, ठीक है। अच्छा यहां पर देखना व्हाट इज इट्स फाइनल एनर्जी, मतलब यहां से यहां जब मूव करेगा तो इसका एनर्जी कितना होगा, जितना वर्क डन होगा बच्चा, ठीक है।
तो एनर्जी व्हेन इट इनिशियली स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट, कहां से स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट किया बच्चा, और जहां पर पोटेंशियल कितना है, वी ए कितना है, 80 वोल्ट है बच्चा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं क्या, यहां पर देखो W क्या है, W या फिर U इज इक्वल टू क्यू भी होता है ना, वेयर V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चा, तो यहां पर लिख सकते हैं VB माइनस VA। ठीक है, अब यहां पर देखो U और तुम्हारा इसका Q क्या है, Q एक्चुअली E है, इलेक्ट्रॉन ही तो ले रहे हैं भाई। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम बच्चा, और VB कितना हो गया, 100 वोल्ट हो गया बच्चा, और तुम्हारा VA कितना हो गया, 80 वोल्ट हो गया बच्चा। अब U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और इंटू 20 हो जाएगा बच्चा। ठीक है, अब इसको करो तो तुम्हारा कितना आएगा, ये तुम्हारा 3.2 आ जाएगा, और 10 ऊपर जाएगा तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 18 हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस इसके ना बुझलिस बताओ, और ये क्या हो जाएगा, जूल में होगा बच्चा। ठीक, कोई दिक्कत, ठीक, चलो नोट डाउन कर।